Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर, जहां हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप जैसे हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर यहाँ जुड़े हुए हो और आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स का, बहुत सारे इश्यूज़ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ आइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वेयर अनअकैडमी होल्डिंग इज टू अनीप समिट 2.0। अनअकैडमी एक नया समिट होल्ड कर रहा है जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर्स, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, इंक्लूडिंग आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और एकदम फील्ड एक्सपर्ट्स दिखेंगे, जो 20 और 21 फरवरी को आपके साथ लेके आएंगे मल्टीपल सेशंस, जहां उनके द्वारा दिए गए टॉपिक्स, उनके द्वारा दिए गए जो भी स्पीच डिस्कशंस के ऊपर यूपीएससी के अंदर किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो, लाइफ में किस तरह से आगे मूव ऑन कर सकते हो, इन सब टॉपिक्स के ऊपर भी आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इट्स अ फ्री समिट। इनफैक्ट इंडिया के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, इंक्लूडिंग एक एजुकेटर के रूप में बहुत सारे अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स भी दिखेंगे और आप एप्लीकेशन के थ्रू हमारे साथ ये समिट को होल्ड करने के लिए आ सकते हो। बहुत मज़ा आएगी आपको, बहुत ही आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे एनरिचिंग रहेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। खैर, हम लोग आगे चल रहे थे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर और मैं आपको डिस्कस कर रहा था नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं आपको समझा रहा था कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे चला। मैंने आपको राष्ट्रवाद के बारे में जब डिस्कस करने की शुरुआत की तो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि 1915 के ऑनवर्ड से जब से गांधी आए हैं और गांधी के आगमन के बाद इंडियन नेशनलिज्म एक नए दिशा की तरफ आगे जाएगा। यही गांधी थे जिन्होंने चंपारण, यही गांधी थे जिन्होंने अहमदाबाद और यही गांधी थे जिन्होंने खेड़ा का सत्याग्रह भी करवाया। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की पिछले क्लास के अंदर 1919 के अंदर रॉलेट नाम का सत्याग्रह होता है, क्योंकि रॉलेट का जो कानून हुआ था, ये कानून का भी विरोध किया गया था। 1920 तक आते आते हमको पता चलता है कि एक नया आंदोलन होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उसके बाद हमको पता चला 1922 तक आते आते ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया गया था, क्योंकि ये घटना चलती है चौरी चौरा की। और मैंने आपको चौरी चौरा की जो घटना थी उसके अंदर बताया था कि एक बहुत बड़ी हिंसा की वारदात होने के कारण गांधी जी को लगा कि इसको स्टॉप कर देना चाहिए। 1922 से 1930 का जो पीरियड था, ये पीरियड बहुत ही वैक्यूम पीरियड रहता है। इस समय के दौरान कांग्रेस ने अपना जो पूरा का पूरा गोल है वो पूर्ण स्वराज की तरफ कर दिया था, और इसी गोल को कंक्लूड करते हुए 1930 के अंदर कांग्रेस एक नए आंदोलन की शुरुआत करेगी, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज उसी को ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफर करता है। ये भी देखने की कोशिश करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की खासियत क्या थी और उसके अंदर का सिग्निफिकेंस क्या है। पर बिफोर एज ऑलवेज आई ट्राई टू इनफैक्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ यहाँ एनसीईआरटी के कोर्स करिए, साथों साथ आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी जुड़िए। अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको जैसे यहाँ यूट्यूब के अंदर क्लासेस दिखते हैं वहां पे भी आपको क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दिखेंगे, अनलिमिटेड टाइम उसके आप एक्सेस कर पाते हो। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, यू विल बी एबल टू अटेंड ऑन मल्टीपल टाइम। इनफैक्ट आप देखना चाहोगे तो वहाँ पे कैसे क्लासेस कराए जाते हैं, तो आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मेरी प्रोफाइल को सर्च करिएगा, प्रतीक नायक। प्रोफाइल को सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे क्लासेस दिखेंगे जहां वेरियस टॉपिक्स के ऊपर मैंने यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर किस तरह से तैयारी होती है, उन सब के ऊपर क्लासेस लिए हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और उसके लिए अनलॉक कोड भी यूज़ कर सकते हो, PN लाइव। ये कोड आपको एप्लीकेशन के लिए भी काम में आएगा और साथों साथ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी काम में आएगा। अनअकैडमी के ऊपर हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, यही कोर्सेज में एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न सब कुछ मैं कराता हूँ। साथों साथ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अपने कोर्सेज चलाते हैं। आप लाइव सेशन देख सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो तैयारी कराई जाती है उसको भी आप अटेंड कर पाओगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा डिस्काउंट कोड PN लाइव यूज़ करिएगा। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम आप 1 ईयर या 2 ईयर का तो लीजिए, अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको फ़ायदे कारक होगा, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के द्वारा आपको एक पर्सनल कोच की फैसिलिटी भी दी जाएगी। इसके साथ साथ अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी कराए जाते हैं। आई सजेस्ट कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी करिए हमारे साथ, और GS और आपका ऑप्शनल का दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आप सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट 1 साल की 70,000 रुपीज़ फीस होगी और आपको इसके लिए PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज़ करना है, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा फीस के अंदर से।
अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारी बैचेस चलती है 2021 के लिए, 2022 के लिए, इनफैक्ट मल्टीपल बैच हम लोग को यहाँ चला रहे हैं। खास करके 2021 के लिए बाइलिंगुअल बैच, 2022 के लिए बैच चल रही है, और ये सब बैचेस आपको बहुत फाउंडेशन में भी हेल्प करेगी। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो वंस आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। उसके साथ साथ अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे फोर्टनाइटली क्विज होता है। 28 फरवरी को अनअकैडमी के ऊपर नया क्विज हो रहा है, अनअकैडमी कॉम्बैट। ये कॉम्बैट के अंदर आपको 60 क्वेश्चंस अटेंड करना है 45 मिनट्स के अंदर, और वहाँ पे आपके साथ और भी कंपटीटर्स होंगे जो आपके साथ फाइट करेंगे। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, तो आपको यहाँ पे भी अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन और रिवॉर्ड्स भी दिखेंगे। तो ये फ्री है, आपको डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन, और खाली ये कोड को यूज़ करना है PN Live। आपको ये एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस भी मिल जाएगा। खैर, हम लोग शुरू कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, और मैं आपको बता रहा था कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे चला, भारतीय राष्ट्रवाद का जो आधार था वो किस तरह से चलता है, और भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो नेशनल मूवमेंट की टाइमलाइन थी, ये टाइमलाइन हमने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाई थी। ये टाइमलाइन का कंसेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टाइमलाइन के बेसिस के ऊपर ही हमको पता चलता है कि नेशनल मूवमेंट किस तरह से आगे चलता है। ये टाइमलाइन आपको NCERT के अंदर ये बॉक्सेस के अंदर दिया हुआ है, पर मेरा मानना है कि मैं आपको अपनी थीमेटिक टाइमलाइन के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे भी ज़्यादा आनंद आएगा और होपफुली आपको भी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। अब आप देखिए कि टाइमलाइन के अंतर्गत हमने गांधी जी की एंट्री के साथ मॉडर्न नेशनलिज्म को जोड़ा था, क्योंकि गांधी के एंट्री के बाद बेसिकली आधुनिक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है और मजबूत होती है। गांधी के पहले राष्ट्रवाद तो था ही, पर मॉडर्न नेशनलिज्म को जो यूनिफाई करने का जो काम था वो गांधी ने किया था। जो डिफरेंट ग्रुप्स हुआ करते थे उनको एक करने का काम गांधी जी के द्वारा किया गया। यही गांधी जी 1916-1918 के बीच में चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा का सत्याग्रह करते हैं। यही गांधी जी भारत के अंदर रॉलेट का जो सत्याग्रह है वो भी कराएंगे। यही गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इनफैक्ट चलाएंगे। और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की हड़ताल हुई। इसी में ही अवध के किसान सभा का आंदोलन भी हुआ। इसी के अंदर से हमको पता चलता है कि रंपा रिबेलियन, रंपा विद्रोह भी हमको इसी दौरान दिखेगा। और ये भी एक बहुत सारे प्रोमिनेंट इश्यूज और इंसिडेंट्स इसके बैकग्राउंड के अंदर दिखेंगे जो नॉन कॉपरेशन के अंदर चलते हैं। 1922 तक आते आते नॉन कॉपरेशन को स्टॉप किया। 1922 और 1930 के बीच में हमने देखने की कोशिश की थी कि भारत के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ये स्वराज पार्टी को बेसिकली जब संसद के अंदर चर्चा चल रही थी, तब भारत में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी चलने की शुरुआत होती है। इनफैक्ट इसी समय के दौरान हमने पिछले क्लास के अंदर देखा कि बारडोली का सत्याग्रह भी हुआ, और इस समय के दौरान ही मैंने आपको बताया कि भारत में साइमन कमीशन की एंट्री भी होती है। जब इतनी सारी घटनाएं हो गई तो 1929 तक आते आते, 1929 तक आते आते कांग्रेस जो था उसका संयम टूट जाता है। कांग्रेस ने इनिशियली एक नेहरू कमेटी की स्थापना की थी। ये नेहरू कमेटी के अंतर्गत पहली बार कांग्रेस ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, नेहरू रिपोर्ट के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट था उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंस स्टेटस की मांग की गई थी। बट कांग्रेस का जो दूसरा समूह था, जो बेसिकली चाहता था कि कांग्रेस को अब उससे एक स्टेप आगे जाना चाहिए, और कांग्रेस ने इसी के बाद एक नया विचार दिया 1929 के दिसंबर महीने में, जब लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत हमको जानकारी मिलती है कि कांग्रेस की जो पूरी की पूरी स्थापना की गई थी उसका पूरा गोल बदल गया, और कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज की तरफ चला गया। ये पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए गांधी जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1930 के मार्च महीना तक आते आते डिसाइड करते हैं कि मैं भारत के लोगों को अब स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश करूंगा, और इसी के कारण मेरा गोल अब ये हो गया है कि मैं सरकार के सामने, अथॉरिटी के सामने एक ऐसी मुसीबत पैदा करूंगा जहां ब्रिटिश सरकार घुटने के ऊपर आ जाएगी। और ये पूर्ण स्वराज का गोल को एस्टैब्लिश करने के लिए गांधी जी एक रास्ता निकालते हैं, और यही रास्ते को हम लोग कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आप देखोगे तो आज के क्लास के अंदर हम लोग ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसी को ही समझने की कोशिश करेंगे। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का महत्व किस तरह से चलता है, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है
इसकी प्रासंगिकता गांधी जी किस तरह से निकालते हैं। तो घुमा फिरा के मोटी मोटी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत के आजादी के आंदोलन के अंदर गांधी जी एक नया आंदोलन क्यों करते हैं। दूसरा पॉइंट गांधी जी के बारे में हमको पता चलता है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं, इसका क्या गोल हुआ करता था। साथों साथ हमको ये भी समझने की कोशिश करनी है कि गांधी जी इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके क्या अचीव करना चाहते थे। तो कहानी ये चलती है कि 1930 के अंदर जब कांग्रेस ने अपना गोल जो है वो पूर्ण स्वराज का रखा, और ये जो पूर्ण स्वराज का गोल देते हुए कांग्रेस आगे चलती है, इस गोल के बेसिस के ऊपर गांधी जी वाइसरॉय को उस टाइम के अंदर अवगत कराना चाहते थे। और उस टाइम पे तत्कालीन वाइसरॉय इरविन आपको दिखेगा, और गांधी जी इरविन को एक लेटर लिखते हैं। ये लेटर के अंदर गांधी जी भारत के लोगों की टोटल 11 डिमांड्स को हाईलाइट करवाते हैं, और गांधी जी इरविन को कहते हैं कि देखो भाई, हमारी कुछ कुछ मांगे हैं। हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस के अंतर्गत यहाँ पे जो रिफॉर्म्स मांग कर रहे थे उसको आप लागू करिए। ये 11 मांगों के अंदर गांधी जी ने कुछ कुछ राजकीय मांगे स्वीकारी, कुछ कुछ आर्थिक सुधार की मांगे बनाई, कुछ कुछ सामाजिक रूप से जो रीत नियम थे उसको भी गांधी जी ने हाईलाइट कराया, और वाइसरॉय इरविन को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। यह घटना हुई थी जनवरी 1930 के अंदर। जब ये पीरियड हमको देखने को मिलता है 1930 का, ये पीरियड की शुरुआत हमको पता चलती है कि वाइसरॉय इरविन को इन्फॉर्म करने के साथ साथ इनडायरेक्टली वॉर्न करने का भी एक गांधी जी ने प्रयत्न किया था कि आप हमारी ये डिमांड को एक्सेप्ट करिए, और आप हमारी ये डिमांड को एक्सेप्ट करोगे तो हमको आनंद मिलेगा, और आपने हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया तो हम लोग जो ये नया आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं, वो शायद ना भी करें। ऐसा तो क्या था ये 11 सूत्रीय मांगों के अंदर? ऐसा तो क्या था कि ये 11 पॉइंट्स की डिमांड के द्वारा गांधी जी वाइसरॉय को इनडायरेक्टली हिंट दे रहे थे कि आप हमारी मांगों को मान लीजिए। तो इसमें मोटी मोटे तौर के ऊपर जब हम लोग देखते हैं, व्हेन वी सी दिस पिक्चर इन अ होल पर्सपेक्टिव, तो हमको पता चलता है कि इसमें गांधी जी ने आर्थिक मांगों की बात की थी। आर्थिक मांगों के अंदर भारत के अंदर जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात की। आर्थिक मांगों के अंदर भारत के अंदर खर्चा कम करने की बात की। आर्थिक मांगों के अंदर गांधी जी उस समय के दौरान जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत के ऊपर जो ज्यादा टैक्सेस रेवेन्यू के रूप में लिए जाते थे, गांधी उसका भी विरोध करेंगे, और गांधी इनको समझाएंगे इरविन महोदय को कि देखो साहब, ये भी हमारी मांग है, ये भी बहुत जेन्युइन इश्यू है, आप इसको भी स्वीकारिए। साथों साथ हमको पता चलता है कि गांधी उस समय के दौरान जो और डिमांड कर रहे थे, ये और डिमांड्स में हमको ये भी देखने को मिल रहा है, वी आर एबल टू सी दैट गांधी राजकीय रूप से जो कैदियों को पकड़ने की बात हो रही थी सरकार के द्वारा, उसका भी विरोध कर रहे थे। और गांधी जी ने इरविन को यह भी जताया कि आपने छोटे मोटे आंदोलनों के अंदर हमारे लोगों को जेल में पकड़ा है, वो भी छोड़िए। साथों साथ भारत को जो सबसे जरूरी है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं आज की तारीख में, या उसी को ही सिविल राइट्स के रूप में हम लोग आज कहते हैं साहब, नागरिकों के लिए अधिकार है, वो भी मांग करते हैं। तो ऐसा लंबा चौड़ा उन्होंने लिस्ट अपनाया था। ये लिस्ट के अंदर गांधी जी सामाजिक रूप के मुद्दों को भी इंक्लूड करेंगे, और गांधी को पता था कि भारतीय समाज एक बहुत बड़े दूषण से पास आउट हो रहा है, और वो दूषण था यहाँ पे ड्रिंकिंग का या लिकर का प्रॉब्लम। और गांधी कहते हैं कि अंग्रेज लोग यहाँ पे भारतीय समाज को दो रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक तो यहाँ पे लिकर बेचते थे, दारू बेचते थे ब्रिटिश सरकार। दूसरा हमको पता चलता है कि जब भारतीय समाज यहाँ से उनसे लिकर खरीदता था तो उससे सरकार को रेवेन्यू भी आता था। तीसरा इसका इंपैक्ट हमको मिलता है कि यहाँ पे जो लिकर, जो दारू की जो बैड हैबिट्स लोगों को हो गई थी, जो कुआदतें लग गई थी, इसके कारण सामाजिक रूप से परिवार के अंदर भी चिंता और घर्षण रहती थी
क्योंकि एट टाइम्स आपने देखा होगा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लेने के बाद आपकी जो कॉन्शियसनेस के ऊपर असर होता है, सब कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर आपको इम्पैक्ट करता है, और कभी कभी घरों के अंदर भी उसके कारण तनाव रहता था। तो गांधी इरविन को ये 11 पॉइंट्स की डिमांड के अंदर ये भी हाईलाइट करवाते हैं, और गांधी कहते हैं इरविन को कि देखो बाबू, हम चाहते हैं कि आप हमारी ये सब मांगे स्वीकार कर लीजिए। हम अभी भी पूर्ण स्वराज के तरफ जाने की बात कर रहे हैं, पर अगर आपने हमारी ये 11 सूत्रीय मांगों को स्वीकारा तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम भविष्य के अंदर कोई बड़ा आंदोलन करें। 1930 के जनवरी महीने के अंदर गांधी ने ये 11 सूत्रीय मांग 11 पॉइंट्स की डिमांड से सरकार को एक अल्टीमेटम देने की कोशिश की, और सरकार को चेताया कि आप हमारी ये मांगों को स्वीकार कर दीजिए तो आपके लिए ही फायदा है। इट इज बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट ओनली अल्टीमेटली। बट जब ये घटनाएं हुई जनवरी 1930 के अंदर, गांधी जी ने एक साइड के ऊपर इरविन को लेटर लिखा। आप देखिए 26 जनवरी 1930 के दिन हमने पूर्ण स्वराज का शपथ लिया, पूर्ण स्वराज का डे सेलिब्रेट किया, इंडिपेंडेंस डे का इनफैक्ट यहाँ पे हमको पता चलता है कि शुरुआत होती है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय आगे गया, एज एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेस, तो हमको ये देखने को दिख रहा है कि गांधी जी ने इनफैक्ट 30 जनवरी 1930 तक आते आते जो वाइसरॉय को लेटर लिखा था, ये लेटर के अंदर इनफैक्ट हमको पता चला कि इनडायरेक्टली सरकार को चेतावनी भी दी गई। इरविन को बोला गया कि आप हमारी ये मांगों को मान लीजिए, वी आर इन नो मूड एंड इंटेंशन टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट। पर इरविन तो भाई इरविन थे, टस के मस ना हुए। इरविन ने कहा कि का बबुआ, तुम हमको कोई ऐसा उल्टा पुल्टा लेटर लिख दोगे जिसमें बड़ी बड़ी 11 डिमांड्स को आपने इंक्लूड किया है, तो आपको लगता है कि मैं ये स्वीकार लूंगा? वाइसरॉय तो वाइसरॉय था। वाइसरॉय कहता है कि नहीं भाई, मैं नहीं स्वीकारने वाला। वाइसरॉय ने जब 11 पॉइंट्स की डिमांड को जब रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद पूरा का पूरा जो स्टेज है ना, वो कन्फ्रंटेशन की तरफ आ गया। कन्फ्रंटेशन की तरफ क्यों आ गया? क्योंकि भारत की आज़ादी के आंदोलन के अंदर अब एक ऐसा समय का शुरुआत हो रहा था जहां वाइसरॉय के द्वारा भारत के लोगों की जो मांग थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस नामक जो बॉडी है, ये कांग्रेस ने गांधी जी को कहा कि आप डिसाइड करिए कि भारत में अब क्या करना चाहिए, किस तरह से आंदोलन करना चाहिए। गांधी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि सरकार का बहिष्कार तो करना ही है साहब, सरकार को नॉन कोऑपरेट तो करना ही है साहब, पर उसके साथ साथ अब समय आ गया है कि सरकार को इस तरह से लपेटे में ले जहां हम लोग सिविलियन वे के अंदर, हम लोग एक नागरिक के रूप में, एक सभ्य नागरिक के रूप में उनको डिसओबे करेंगे। और डिसओबे कैसे करेंगे? उन्होंने जो भी कानून बनाए हैं, उन्होंने जो भी नियम बनाए हैं, उन्होंने जो भी अधिनियम बनाए हैं, उन्होंने हमारे ऊपर जितने भी रेगुलेशंस, रूल्स, लॉज जो भी इम्पोज कराया है, इन सबको हम लोग तोड़ेंगे। हम इन सबको डेलिब्रेटली तोड़ेंगे। हम इनको ऐसे तोड़ेंगे जहां पे इसके कारण ब्रिटिश सरकार को नुकसान भी होगा, और साथों साथ हम इस तरह से इसको तोड़ेंगे जहां भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत, भारतीय पूरी की पूरी शासन पद्धति के तहत ब्रिटिश को बहुत सारी इम्पैक्ट होगी। और साथों साथ हमको ये भी पता चलता है कि भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भी जगेगा। और इसके लिए गांधी डिसाइड करते हैं कि नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट। और ये न्यू मूवमेंट को गांधी जी शुरू करने का पूरा प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि मैं अब यहाँ पे डेलिब्रेटली लॉ ब्रेक करूँगा, जानबूझ के मैं कानून तोड़ूंगा। और लॉ कैसे ब्रेक करूँगा? आई विल बी ब्रेकिंग द लॉ ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी को पूरी तरह से मैं रिजेक्ट करता हूँ। और गांधी जी को किसी ने पूछा कि सर कौन सा लॉ आप ब्रेक करोगे, ऐसी कौन सी कानूनी व्यवस्था को आप चैलेंज करोगे? कि आप जुडिशरी को चैलेंज करोगे, कि आप लीगलिटी को चैलेंज करोगे, कि आप पुलिस को चैलेंज करोगे? गांधी कहते हैं कि बेटा चिंता मत करिए, जब लॉ तोड़ने की बात आएगी तो पहली बात तो मैं सिविलियन वे के अंदर ही कानून को तोड़ूंगा। दूसरा पॉइंट गांधी कहते हैं कि कानून को तोड़ने का मतलब ये था कि मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं, मैं उनसे डिसओबे होता हूं,
इसके लिए मैं ये कानून तोड़ रहा हूं। तीसरा पॉइंट, गांधी कहते हैं कि ऐसा कानून तोड़ूंगा जिसके कारण पूरे भारत के लोग झकझोर उठेंगे, भारत के लोगों की जो नींद है वो हराम हो जाएगी और वो सब के सब मेरे साथ जुड़ जाएंगे आंदोलन के अंदर। किसी ने कहा कि बाबू ऐसा तो कौन सा कानून है? गांधी कहते हैं कि कानून ही तोड़ना है तो बंदूक का कानून मत तोड़िए, हिंसा होती है। ऐसा कानून तोड़िए जहां ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए पूरी तरह से हमको खोखला बनाने की कोशिश की है, और वो कानून था नमक का कानून। जब से ब्रिटिश रूल भारत में एस्टैब्लिश हुआ है, जब से, मैं 1757 के बाद की बात कर रहा हूं, 1757 में जब प्लासी हुई, और प्लासी के बाद जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य भारत में एक्सपांड हुआ है, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स के हाथ में पावर आया, उस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीय शासकीय व्यवस्था के अंदर परिवर्तन लाया। As and when they get the power, they try to change and alter the Indian political system, and simultaneously they also change the economic system of the country. ये जो इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करने की बात की है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के अंदर, इसी के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में नमक बनाने का जो अधिकार है वो हमसे छीन लिया था। नमक बनाने का अधिकार का मतलब यह है कि भारत के अंदर अगर सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रश्न आएगा तो उसमें ब्रिटिशर्स ने पहले मोनोपोली रखने की बात की। अब नमक एक ऐसी चीज है जो नेचुरली भी प्रोड्यूस हो जाता है कुछ कुछ विस्तार के अंदर, जिसे हम लोग खारापट के रूप में पहचानते हैं। ये वैसा एरिया होता है जहां पे ऑलरेडी इनफैक्ट आप समझिए कि जो वाटर है वो वाटर का इंग्रेशन होगा, और उसके बाद आप देखोगे तो जब पानी इवोपरेट हो जाता है तो जमीन के अंदर नमक ही दिखेगा आपको। ये नमक की प्रक्रिया जो होती थी उसमें भारत की कुछ कुछ डेलिब्रेट कुछ कम्युनिटीज थी जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थी। ब्रिटिश सरकार ने इनसे अधिकार छीना और कहा कि इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, इसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, इसके प्रोडक्शन के ऊपर, इसके सेल्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। नमक एक ऐसी चीज थी जो भारत का अमीर इंसान हो या गरीब इंसान हो, भारत का अमीर इंसान हो या गरीब इंसान हो, उसको इक्वली सफरिंग के अंदर आती थी, क्योंकि इसके ऊपर अंग्रेजों ने जानबूझ के मोनोपोली क्रिएट करके जो टैक्सेस इंपोज किए थे, इसके कारण इसका दाम बढ़ जाता था और ये एक लग्जरी गुड के रूप में आपको दिखेगा। ये जीवन जरूरियत चीज है, इसको डे टू डे यूज के अंदर आपको इसका उपयोग होता है, इसका खपत होता है, इसका कंजम्पशन होता है, खाने बनाने से लेकर हर एक चीज के अंदर। ब्रिटिशर्स ने इसको पूरी तरह से लग्जरी गुड के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सत्ता, इसके ऊपर टैक्सेस इंपोज करना, मोनोपोली करना। गांधी कहते हैं कि यह कानून ऐसा कानून है जो भारत के हर एक समाज के लोगों के ऊपर असर करता है, और गांधी कहते हैं कि यही कानून ऐसा होगा जिसको मैं तोड़ूंगा तो इसकी असर पूरे भारत भ्रमण के ऊपर होगी, इसकी असर पूरे भारत के कोने कोने के ऊपर होगी, इसकी असर भारत का अमीर होगा या गरीब होगा, राजा होगा कि नौकर होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा कि वर्कर होगा, साधु होगा कि मौलवी होगा, फकीर होगा कि सन्यासी होगा, सबके ऊपर इसकी असर पड़ेगी। सबको खाने के अंदर नमक लगता है। एवरीवन रिक्वायर्स सॉल्ट इन दी फूड प्रोसेसिंग, आई वुड से। और गांधी कहते हैं कि ये राइट अपॉर्चुनिटी है कि जिसको मैं भारत के लोगों की जो सफरिंग है उसके साथ जोड़ सकता हूं। आप देखिए कि अंग्रेज कितने शाणे थे, आप देखिए कि अंग्रेज कितने चालू लोग थे, आप देखिए कि अंग्रेज कितने नालायक लोग हमको दिखेंगे कि जिन्होंने नमक जैसी चीजों के ऊपर टैक्स इंपोज करके कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन किया था। और इसके कारण गांधी डिसाइड करते हैं कि जहां पे सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां पे सॉल्ट अवेलेबल है, मैं वहां पे जाके कानून को तोड़ूंगा, नमक बनाने के अधिकार को जो अंग्रेजों ने मोनोपोली के रूप में क्रिएट किया है। अब 1930 के जनवरी की बात है, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा शून्यावकाश है, राजकीय रूप से कोई बड़ा आंदोलन का कोई आगाज होने की शक्यता नहीं है। पर मैंने आपको बताया कि वाइसरॉय इरविन ने जब 11 सूत्रीय मांग गांधी जी से रिजेक्ट करवा दी तो उसके बाद गांधी कहते हैं कि अब मौका है कि अब मैं चौका मार दूंगा।
और इसी के कारण गांधी डिसाइड करते हैं कि मुझे कुछ ऐसे विस्तारों के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे नमक का प्रोडक्शन होता है, और ये विस्तार में मैं कोई ट्रेन में बैठ के नहीं जाऊँगा। मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ से पैदल चलते हुए मैं जाऊँगा, सो इट बिकम्स ईजी, ऑल्सो इट विल हेल्प मी टू क्रिएट अवेयरनेस इन द मासेस। 6 मार्च 1930 या 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी यहाँ अहमदाबाद नाम की जगह से चल पड़ेंगे, और ये वो जगह थी जहाँ वो साबरमती के आश्रम में करीबन आप देखोगे तो 13 साल के आसपास से रह रहे थे कंटिन्यूसली। और इस पीरियड के दौरान गांधी डिसाइड करते हैं कि मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे नमक का मैन्युफैक्चरिंग होता है, मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ नमक का उत्पादन के साथ साथ अंग्रेज़ों ने जो मोनोपलाइज किया है उनकी ये सिस्टम को भी मुझे तोड़ना है। और इसके लिए गांधी अहमदाबाद से चले जाते हैं दांडी नाम की जगह के पास, जो साउथ गुजरात में आती है। और यही साउथ गुजरात के अंदर दांडी नाम की जगह पे गांधी जी 6 अप्रैल 1930 के दिन पहुंचेंगे। और 6 अप्रैल 1930 के दिन जब गांधी दांडी के वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद गांधी कहते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट मूवमेंट टू स्टार्ट एंड क्रिएट एन अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंड वहाँ पे नमक का एक पिंच उठाते हैं, एक छोटी सी चपटी भर के नमक उठाएंगे, और इसी के बाद भारत के लोगों को कहेंगे कि जहाँ जहाँ आपको नमक दिखता है, जहाँ जहाँ आपको नमक का प्रोडक्शन दिखता है, जहाँ जहाँ आपको नमक के बारे में उत्पादन की जानकारी मिलती है, वहाँ पूरे भारत के सत्याग्रहियों को कहा गया कि आप जाइए और नमक का जो कानून है उसका उल्लंघन कीजिए, क्योंकि मैंने कर दिया है, जेल डालने की मुझे कोई डर नहीं है। सरकार हमको पकड़ सकती है पर हमारे विचारों को नहीं पकड़ सकती। और ये बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि गांधी जी ने एक नया सत्याग्रह की शुरुआत की और कहा कि मैं जानबूझ के ये कानून तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये कानून तोड़ने का उद्देश्य आपके मन में भय फैलाना नहीं है। कानून तोड़ने का उद्देश्य कि आपको ये जताना है कि आपने किस तरह से अनजस्ट लॉस पास किए, और भारत के लोगों की जो पूर्ण स्वराज की मांग है वो तोड़ने के लिए या वो जोड़ने के लिए ये कानून मैं तोड़ रहा हूँ। और यहाँ से ही एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है। यही आंदोलन को हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह के रूप में या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में जोड़ते हैं साहब। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको क्यों सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, इसको क्यों सॉल्ट मार्च कहते हैं, क्यों इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस इज नथिंग बट डेलिबरेटली ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट आई वुड से लॉ। इसमें हाउ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैन बी डन, it can be done by breaking of any law in a silent way and in a peaceful way. बट गांधी न्यू कि इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज है जो भारत को पूरी तरह से यूनाइट कर सकती है। भारत में उत्तर से लेके दक्षिण हो, पूरब से लेके पश्चिम हो, सब विस्तारों के अंदर नमक का जो कानून था वो एकजुट रूप से लागू किया गया था। और ये कानून ऐसा कानून था जहां भारत के लोगों की शोषण भर भर के दिख रही थी। गांधी जी ने 1930 के अंदर 31 जनवरी के अंदर इरविन को एक लेटर लिखा और 11 सूत्रीय मांग की। ये मांगों के अंदर गांधी जी ने भारत के किसान से लेके उद्योगपतियों के साथ साथ अगर आप देखोगे तो भारत के स्थानिक लोगों की जो एग्रीकल्चर की डिमांड थी वो भी उन्होंने हाईलाइट कराया। गांधी ये हाईलाइट के ये जो भी डिमांड थी उसके द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के जितने भी क्लासेस हैं उन सबको यूनाइट कर पाए और उन सबको एक कैंपेन के अंदर लेके जाने की कोशिश करे। घुमा फिरा के गांधी जी इनफैक्ट यही 11 पॉइंट्स की डिमांड के अंदर सॉल्ट का जो टैक्स था उसको अबॉलिश करने की मांग करते हैं, क्योंकि गांधी को पता था कि नमक अमीर हो या गरीब इंसान हो सबके लिए मोस्ट एसेंशियल आइटम फॉर फूड होता है। और सरकार ने जो टैक्स लगाया था सॉल्ट के ऊपर, सरकार ने जो नमक की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मोनोपोली बनाई थी, वहाँ गांधी जी कहते हैं कि सबसे रिप्रेसिव और सबसे ऑपरेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर, और ये मेरे लिए एक ऐसा
टूल है जिसके द्वारा मैं भारत के लोगों को नींद से उठा सकता हूँ। मेरे लिए एक ऐसा टूल है जहां भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगा सकता हूँ। एंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस वी फाइंड गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने ये लेटर 11 पॉइंट का जो लिखा था उसको वाइसरॉय इरविन ने इनफैक्ट स्वीकारा नहीं। गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को 11 मार्च की तारीख बताई थी और कहा था कि भाई साहब 31 जनवरी 1930 से लेके 11 मार्च 1930 का जो पीरियड है इस पीरियड तक की आपको डेडलाइन देता हूँ। अगर आपने ये मांग को नहीं स्वीकारा तो हम यहाँ से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वाइसरॉय इरविन ने उसको अनविलिंगली मना कर दिया कि भाई मेरे को कोई इच्छा नहीं है, तुमको जो करना है वो करते हैं। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अहमदाबाद नाम की जगह से गांधी जी दांडी नाम की जगह के ऊपर पहुंचेंगे, अपने 78 से ज़्यादा सहयोगियों के साथ पहुंचेंगे और अहमदाबाद से करीबन 240 माइल्स के आसपास ये चलते हैं। 24 दिन तक इनफैक्ट ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करेंगे। अहमदाबाद से दांडी के बीच में जो भी गांव आ रहे थे वो गांवों के अंदर इन्होंने विजिट किया। उस समय के अंदर जो भी प्रोमिनेंट प्लेसेस आ रही थी वहां पे इन्होंने विजिट किया और अहमदाबाद को दांडी के द्वारा ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, ये मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने बहुत बड़ा राष्ट्रवाद का जो विचार है वो पॉपुलराइज कराया। दिन का 10 माइल के आसपास चलते थे, ज़्यादा टूर भी नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था कि दांडी जल्दी पहुंचने का इंटेंशन नहीं है। दांडी पहुंचते पहुंचते ये जो 24 दिन का टाइम है, ये 24 दिन के अंदर जितना मास नेशनलिज्म को जनरेट कर पाए, जितना मास अवेयरनेस कर पाए, जिस तरह से मासिस के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा पाए, उस तरह से काम करने की आवश्यकता बहुत है। इसके लिए गांधी जी अहमदाबाद टू दांडी का जो टूर है वो ग्रेजुअल करते हैं, बाय वॉकिंग करेंगे। गांधी बाय बस जा सकते थे, गांधी बाय ट्रेन जा सकते थे, गांधी बाय कार जा सकते थे, पर गांधी को पता था कि अभी आवश्यकता यह है कि प्रजा के बीच में जाए। गांधी को पता था कि अभी आवश्यकता है कि प्रजा के अंदर अपना विश्वास बढ़ाए। गांधी को पता था कि मैं जिस जिस जहां जहां चलूंगा वहां वहां पॉपुलर मूवमेंट ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगा और जब समय आएगा और मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा तो लोग मेरे बताए रास्ते के ऊपर जरूर चलेंगे। और इसी के कारण गांधी जी को सुनने के लिए बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लोग आते हैं। जहां जहां गांधी रुकते हैं वहां बड़ी मात्रा के अंदर लोगों की भागीदारी होती है और गांधी जी ने लोगों को बताया कि हम स्वराज के लिए फाइट कर रहे हैं और हमको इसके लिए शांतिप्रिय रूप से आंदोलन करना है। भविष्य के अंदर आपको कानून तोड़ना है, पर ये कानून तोड़ने का इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी की पिटाई कर दो। कानून तोड़ने का इंटेंशन ये नहीं होता है कि आप बंदूक लेके ठाए ठाए कर दो। कानून तोड़ने का इंटेंशन ये नहीं है कि जो आपने चौरी चौरा के अंदर किया था वो चीज़ यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए। गांधी कहते हैं कि अब हमको बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमसे एक पॉइंट भी हिंसा का ना हो, क्योंकि गलती से भी एक पॉइंट हिंसा का होगा उस दिन हमको सरकार दबाने के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाएगी। इसके लिए गांधी लोगों को सतर्कता बताते हैं। गांधी कहते हैं कि मैं चलते चलते जहां जहां जाऊंगा वहां वहां लोगों को मेरा विचार भी व्यक्त करूंगा और लोगों को कहूंगा कि संयम और सतर्कता बरतने के साथ साथ आपको स्वराज की प्राप्ति करनी है। शांति प्रिय रूप से आंदोलन चलेगा और इस तरह से 6 अप्रैल के दिन गांधी जी वहां दांडी में पहुंचते हैं। उन्होंने पब्लिकली जो नमक का कानून था वो तोड़ा और समुंदर का जो बेसिकली नमक था उसको एक बेसिकली बॉइलिंग पॉट के अंदर लिया और फिर वहां पे ही उन्होंने नमक बनाने की शुरुआत की साहब, है ना। तो समुंदर से एक बॉइलिंग पॉट लेते हैं, एक पानी लेते हैं और उसको उबाला गया। पानी जब इवोपरेट हो गया, जब पानी उबल जाता है तो अंदर से बचता है नमक। गांधी ने कहा कि नाउ द मूवमेंट हैज स्टार्टेड। अब आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब आप सोचने की कोशिश करिए कि गांधी जी इनफैक्ट यहाँ पे अपने 78 साथी गणों के साथ जब दांडी की तरफ जाएंगे तो इसका असर कहाँ कहाँ दिखेगा और इसका असर भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर हमको मिल जाएगा। एंड इसी के कारण हमको पता चलता है कि गांधी जी तो अहमदाबाद से दांडी की तरफ जाएंगे, गांधी जी तो अहमदाबाद से दांडी की तरफ जाएंगे, पर गांधी ने जो आंदोलन किया था दांडी के अंदर उसकी इम्पैक्ट पूरे भारत के अंदर पड़ती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दांडी की असर भारत के अलग अलग रीजन्स में हमको दिखेगी। जहाँ जहाँ समुंदर किनारा मिलेगा वहाँ वहाँ नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
वी फाइंड कि इन दिस रीजन ऑफ मालाबार, ये मालाबार के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ पॉपुलेशन यहाँ नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। के केलप्पन नाम के आपको एक लोकल लीडर दिखेंगे, इनके द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा नमक सत्याग्रह का मूवमेंट यहाँ चला। इन्होंने भी डेलिबरेटली नमक का कानून तोड़ा। जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज के तमिलनाडु के अंदर कोरोमंडल का समुद्र किनारा, यहाँ पे हमको पता चलता है कि सी राजगोपालचारी करके जो कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज लीडर थे, उनके द्वारा आंदोलन चलाया जाए और उन्होंने भी बेसिकली आप देखे गए तो तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में नमक सत्याग्रह, नमक का कानून तोड़ते हुए आगे काम किया। आंध्र प्रदेश के अंदर हमको पता चलता है कि लोकल लीडर सब के सब इकट्ठे हुए और इन सब ने बड़े बड़े शिविर बनाए। ये शिविरों के द्वारा बेसिकली नमक का जो कानून है उसका उल्लंघन किया। समय ऊपर आगे गया और यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो बंगाल का समुद्र किनारा था, जो खाड़ी का प्रदेश था, वहाँ के अंदर भी हमको पता चलता है कि इंटीरियर एरिया से जो लोग बिलोंग करते थे, इंटीरियर बंगाल से बिलोंग करते थे, ये लोग बंगाल के कोस्टल एरिया के अंदर आते हैं और यहाँ पे भी हमको पता चलता है कि नमक बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो आप देखिए कि गांधी ने जो किया, वो गांधी के द्वारा जो नमक का बनाने का पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस था वो आगे लेके गए और इसके कारण भारत के कोने कोने के अंदर रहने वाले लोग थे, ये सब के सब नमक बनाने की प्रक्रिया के अंदर आगे आते हैं। ये नमक बनाने की प्रक्रिया के तहत आपको यहाँ पे डांडी से बात चलेगी और इसकी इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल इंडिया मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो हमको क्या पता चल रहा है? हमको पता चल रहा है कि नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमको पता चलता है कि सॉल्ट सत्याग्रह के रूप में शुरू होता है, क्योंकि गांधी को लगता था कि कानून तोड़ना है तो ऐसा कानून तोड़ेंगे जो पूरे भारत के ऊपर असर करेगी, और इसके लिए सॉल्ट सत्याग्रह बहुत ही प्रोमिनेंट इनफैक्ट इशू के रूप में उभर के आया। और इस तरह से हमको पता चलता है कि नमक सत्याग्रह की पूरे भारत के अंदर शुरुआत होती है। अब नमक सत्याग्रह में कहाँ कहाँ हमको असर दिखेगी, where do we find the impact of the salt सत्याग्रह in different parts of the country? तो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट सत्याग्रह की जो इमीडिएट इम्पैक्ट होती है, ये इमीडिएट इम्पैक्ट के अंदर हमको पता चलता है कि पूरे भारत के अंदर सॉल्ट मूवमेंट होगा साहब। और ये जो सॉल्ट मूवमेंट मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ होगा, ये लोकेशंस पहले याद रखेगा। ये कुछ कुछ एनसीईआरटी में दिया है, कुछ कुछ नहीं दिया है साहब, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ अहमदाबाद से दांडी करेंगे। पहले तो मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद तो दांडी आपको पता होना चाहिए, कौन सी डेट थी वो भी याद रखेगा। इट वॉज 6 अप्रैल 1930 वेर गांधी फाइनली पिक्ड अप द सॉल्ट एंड उसके बाद यहाँ से ही पूरा सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसकी असर आपको यहाँ मलाबार के अंदर दिखेगी। मच का मतलब आज का केरला वाला रीजन, यह मलाबार के अंदर आपको के केलप्पन की अध्यक्षता के अंदर नमक सत्याग्रह दिखेगा, जहां सॉल्ट मार्च इन्होंने भी किया और बड़ी मात्रा के अंदर नमक बनाने की शुरुआत की। उसी तौर के ऊपर हमको पता चलता है कि यहाँ का आज का कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट जो है वहां पे भी हमको आज के मॉडर्न डे तमिलनाडु वाले रीजन में सी राजगोपालचारी के द्वारा आंदोलन दिखेगा और सी राजगोपालचारी भी इनफैक्ट आगे चलाते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आज के मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर बहुत सारे शिविर बन के आएंगे। ये शिविरों के अंदर भी नमक प्रोडक्शन की शुरुआत हुई, ब्रिटिश मोनोपोली को तोड़ा गया। बंगाल के अंदर भी मैंने आपको बताया कि लोग सिलहट नाम की जगह से पैदल चलते हुए समुंदर किनारा, मतलब जहाँ प्रोडक्शन हो पाता है वैसी जगह पे आए। वो जगह का नाम था नोआखली। ये नोआखली में जाके भी इन्होंने बेसिकली जो देखते हैं नमक प्रोडक्शन की शुरुआत की। अब देखिए कि जो घटना डांडी से हुई थी, ये डांडी से पूरे भारत के अंदर बढ़ने की शुरुआत होगी और इस तरह से ये डायमेंशन और ये जो मूवमेंट है एक नया आयाम लेगा। ये जो मूवमेंट है एक नया डायमेंशन लेने की कोशिश करेगा साहब, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और इम्पैक्ट पड़ती है। व्हाट विल बी द अदर इम्पैक्ट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी इम्पैक्ट के अंतर्गत भारत के दूसरे रीजन्स में कहाँ कहाँ असर पड़ी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग था साहब। हमने अभी तक पढ़ा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो 1920 से लेके 22 के बीच में चलता है। इट कंटिन्यूज फ्रॉम द ईयर 1920 टू 1922 एंड 1922 तक आते आते 1922 तक 1922 तक आते आते हमको पता चल रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको स्टॉप करना पड़ा था।
अब हमको यहाँ से एक कंपैरिजन करना है कि भारत के और विस्तारों के अंदर कहाँ कहाँ असर पड़ी। दूसरा इंपैक्ट ये है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये नॉन कॉपरेशन से कैसे डिफर करता है साहब, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू कंपेयर बोथ द मूवमेंट्स कि आपके भारत के अंदर 1930 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब हुआ वो किस तरह से आपके यहाँ पे इनफैक्ट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उससे अलग होता है, और उन दोनों के बीच में किस किस प्रकार की सिमिलैरिटीज थी उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि किस किस प्रकार के चेंजेस हमको इसके अंदर देखने को मिलते रहते हैं साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की समाज व्यवस्था के तहत 1930 के 6 अप्रैल के दिन गांधी जी ने जिस दिन नमक का एक टुकड़ा उठाया और उसी के बाद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हाउ दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये प्रश्न आपको यहाँ पे यूपीएससी भी पूछ सकता है, और यही प्रश्न आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत इफेक्टिवली एक्सप्लेन भी किया गया है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एनसीईआरटी को खाली पढ़ने के लिए मत पढ़िए, आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो ट्राई टू डू द कंपैरेटिव एनालिसिस एज वेल। आप जब एनसीईआरटी को देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप खाली बुकिश पर्सपेक्टिव से ना पढ़ते हुए आप ऐसे पर्सपेक्टिव से देखिए जहां पे इनफैक्ट आपको एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी पता होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप है ना प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन बैंक जो होती है उसको जरूर से देखिए। प्लीज ट्राई टू सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के अंदर से आपको बहुत सारा पिक्चर क्लियर होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उसके सामने कंपेयर करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन दोनों के बीच में किस किस प्रकार के अंतर चलते हैं और उन दोनों के बीच में किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, ये भी हमारे लिए प्रोमिनेंट हो जाता है। अब लेट अस गो टू दिस पॉइंट और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 1930 का दशक में जब हम लोग कंपेयर करते हैं ये दोनों मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन को, उन दोनों के बीच में फर्क क्या है साहब, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस के एक पॉइंट को हम लोग हाईलाइट करेंगे। आप मेरे साथ लिखते रहिएगा, आप चाहिए तो आप बना भी सकते हो। जैसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले ये आंदोलन का ओरिजिन किस तरह से हुआ, आप समझिए साहब, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये 1920 से चलता है और 1920 से 1922 तक हमको दिखेगा साहब। पहला आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये दिखेगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो हमको पता चलता है कि 1930 से शुरू हुआ, 1931 में इसको स्टॉप किया जाएगा, अगेन 1934 तक ये चलता रहेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। 31 में जो साल था ये स्टॉप पीरियड था, एक वैक्यूम पीरियड था, और 1934 तक फिर से ये चलेगा। 34 में इसको ऑफिशियली स्टॉप किया जाता है बाय गांधी साहब एंड द कांग्रेस, ठीक है। तो ये एक आपके लिए एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। दूसरा हमको पता चलता है कि ये आंदोलन करने के पीछे का गोल क्या था साहब, है ना। व्हाट वाज द गोल ऑफ द मूवमेंट, ये आंदोलन को किस तरह से सिद्ध किया गया था साहब, ठीक है। तो हमको पता चलता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने के पीछे के कारण 3 थे। द रीजंस बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द इश्यू ऑफ खिलाफत, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। The second issue of the non-cooperation movement was what? The second issue was regarding an issue of पंजाब। और हमने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था कि पंजाब में जो जालियांवाला बाग के अंदर जो किलिंग्स होते हैं, ये जालियांवाला बाग के किलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट इशू भर के आएंगे। तीसरा इशू यहाँ पे आपको दिख रहा था वो था स्वराज का इशू। और ये स्वराज क्या था वो लोगों को पता नहीं था, पर कांग्रेस ने कहा था कि हम स्वराज के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बहुत क्लियर कट पर्सपेक्टिव था और वो था पूर्ण स्वराज। और यही पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए गांधी कहते हैं कि अब हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ही ये आंदोलन कर रहे हैं, नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये हमारा गोल है। खैर इसके अंदर गांधी ने 11 पॉइंट्स के डिमांड भी इंक्लूड किए थे, जिसका सुरसुरिया हो गया था आफ्टर वाइसरॉय इरविन रिजेक्टेड, और वाइसरॉय इरविन ने इनफैक्ट घास भी नहीं डाला था। खैर वो बात अलग है, बट ये आपके लिए एक प्रोमिनेंट पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द थर्ड पॉइंट दैट वी सी इज दैट कि ये मूवमेंट किस तरह से प्रोटेस्ट होता था साहब, हाउ द मेथड वाज प्रोटेस्ट ऑफ द
और द मेथड ऑफ प्रोटेस्ट वाज देयर साहब, है ना। तो इसमें एक चीज याद रखेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने बॉयकॉट करवाया था, और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हमने बताने की कोशिश की थी। हमने आपको बताया था कि नॉन कॉपरेशन के अंदर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन सिंबल्स या बेसिकली फॉरेन गवर्नमेंट पूरी तरह से, इसमें पॉलिटिकल बॉयकॉट भी आएगा, इसमें इकोनॉमिक बॉयकॉट भी आएगा, इसमें सोशल बॉयकॉट भी आ जाएगा कि हम विदेशी वस्तुओं का, विदेशी शासन व्यवस्था, विदेशी अर्थव्यवस्था, हर एक चीज का बॉयकॉट करेंगे। उसमें कोर्ट कचहरियों से हम रेजिग्नेशन दे देंगे, बच्चों को स्कूल कॉलेज से उठा देंगे, ब्रिटिश सरकार के तहत जो चुनाव होते थे वो चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग नहीं लेंगे। ये सब का सब आपका उसी का ही एक पार्ट आपको दिखता है जो बॉयकॉट के अंदर था। बट उसके सामने जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंपेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जहां पे बॉयकॉट तो चालू ही रहेगा, पर बॉयकॉट के साथ साथ इसके अंदर एक और ऐड होता है जिसे हम लोग कहते हैं डेलिबरेटली ब्रेकिंग ऑफ लॉ। ब्रेकिंग ऑफ लॉ ये बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है जो आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर नहीं दिखेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर कानूनी तोड़ने की जो प्रक्रिया थी उससे गांधी रिफ्रेन करते हैं। गांधी कहते हैं कि अभी कानून नहीं तोड़ेंगे, अभी रुक जाइए। पर 1930 तक आते आते यही गांधी अपना हृदय परिवर्तन करते हुए कहेंगे कि अब कानून तोड़ेंगे। अब ये तोड़ने के पीछे का भी आपको कारण बता देता हूं। गांधी कहते हैं कि कानून कैसे तोड़ेंगे, बहुत सिविलियन वे के अंदर तोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पत्थरबाजी कर देंगे, ऐसा नहीं कि हिंसा कर देंगे, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश अथॉरिटी को उखाड़ के फेंक देंगे। नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट काइंड ऑफ वायलेंस। गांधी इसको लेके भी क्लैरिटी करते हैं। इसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको नो रेवेन्यू कैंपेन भी दिख जाएगा, जहां गांधी किसानों को कहते हैं कि आप पैसा ना दीजिए, प्लीज डू नॉट गिव द मनी टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हमारा शोषण कर रही है। इनफैक्ट ये भी थोड़ा बहुत नॉन कॉपरेशन के अंदर आपको दिखेगा, जहां कुछ कुछ विस्तारों के अंदर ये नॉन रेवेन्यू कैंपेन भी थोड़ा बहुत चल जाता है। खास करके मैंने आपको अवध किसान सभा की बात की थी, अगर आपको याद होगा, तो अवध किसान सभा मूवमेंट के अंदर ये नो रेवेन्यू कैंपेन चलता है, जहां किसानों ने डिसाइड किया कि हम, हमारे जो जमींदार है, हमारे ऊपर के जो माई बाप है, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, उनको 1 रुपया का भी टैक्स नहीं देंगे साहब। तो ये सब बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट्स थे, दिस आर ऑल वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट्स। ये आपको पता होने चाहिए कि इसी के बेसिस के ऊपर जो नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे हम लोग, ये नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत हमको पता चलता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसके बीच में आपको 2-3 फंडामेंटल पॉइंट दिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को कहा गया था कि आप कॉपरेट मत कीजिएगा, साथों साथ इनको बोला गया कि आप कानून को भी तोड़िएगा। अब कानून, पहले तो नमक का कानून था, नमक के साथ साथ अब धीरे 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 और भी कानून थे, उसको भी तोड़ने की लोगों ने शुरुआत की। अंग्रेजों ने कहा कि ये एक एरिया है, ये जंगल का एरिया है। जैसे अंग्रेजों ने भारत के अंदर, अगर आपको पता होगा, तो जो लॉ बनाए थे, ये लॉस के अंदर कॉलोनियल प्रैक्टिसेस को बहुत बुरी तरह से इन्होंने लागू किया था, क्योंकि भारत में जो कानून बनते हैं वो तो कॉलोनियलिज्म के तहत बनते हैं। अब इसी का ही एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर बहुत सारे राज्यों में फॉरेस्ट एक्ट को इंप्लीमेंट किया था। ये फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा भारत के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी, उनको बोल दिया था कि आप एंट्री नहीं ले सकते फॉरेस्ट के अंदर। और इन्होंने ये जो नो एंट्री इन फॉरेस्ट का पूरा जो बेसिस बनाया, इसी के आधार के ऊपर हमको क्या दिखा, व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो आदिवासी समाज के लोग थे उनको रोक दिया गया, उनको फूड के लिए रोका गया, उनको फॉडर के लिए रोका गया, उनको फ्यूल के लिए रोका गया। अरे भाई साहब, उनको रोका तो रोका, उनको पूरी तरह से डिपेंडेंट बना दिया गया ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर। वो सब के सब बेगार करते हैं, मजदूरी करते हैं साहब। अब पहली बार गांधी जी ने सबको बताया कि कानून तोड़िए, तो भारत के जो जंगल में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग थे वो खुश हो गए कि हम भी कानून तोड़ेंगे। और कौन से कानून तोड़ेंगे साहब? जंगल के कानून तोड़ेंगे। भारत के बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां जहां फॉरेस्ट के लॉज लागू हुए थे, उन सबको तोड़ा गया। और ये तोड़ने का इंटेंशन क्या था कि आदिवासी समाज के लोग अब जंगल में फिर जाना शुरुआत करते हैं।
फिर से वहां से रिसोर्सेज लेके आते हैं, फिर से वहां के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा ही जंगल है, ये हमारा ही विस्तार है। यहाँ पे अंग्रेजों ने ठेका लेके रखा है कि जहां हमको कानून पास करके बोल दिया कि आप ये नहीं कर सकते, और ये एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पूरे भारत में अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट होंगे। ऐसा कोई भी कानून जो दिखता है और जो लगता है कि शोषणकारी है, उसको डिसाइड किया था कि तोड़ना है सब। और इसी के कारण खाली और खाली नमक का कानून नहीं टूटता है। नमक का कानून तो शुरुआत था। भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर लोगों ने नमक का कानून तो तोड़ा, पर धीरे 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 करके हमको पता चलता है कि भारत के अंदर और भी जो कानून थे वो सब भी तोड़े गए। तो गांधी को पता था कि लोग खाली नमक से नहीं रुकेंगे। गांधी न्यू कि नमक तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिसके कारण मैं राष्ट्रवाद लेके आ सकता हूं। आई कैन ब्रिंग नेशनलिज्म विद द यूज ऑफ सॉल्ट। तो ये जो पॉइंट बनता है गांधी के द्वारा, ये पॉइंट बहुत ही प्रोमिनेंट था। एंड दिस इज द बेसिस वी कम टू नो। एंड यही बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि भारत में कानून तोड़े, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ, और सब जगह के ऊपर आपको पिकेटिंग देखेगा। गांधी ने कहा था कि ऐसी कोई भी चीज जो आपको इनजस्ट लगती है, जो आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं कर रही है, जो आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं दे रही है, गांधी जी ने इनफैक्ट बहुत क्लियर कट कहा कि हम इसके ऊपर भी अपना आवाज उठाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत के अंदर जहां जहां जंगल का विस्तार है, जहां फॉरेस्ट के लॉज पास किए थे, वहां पे हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने जंगल के कानून तोड़े। उसी तौर के ऊपर हमको पता चलता है कि भारत के किसान जो थे, जो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, इन्होंने भी कुछ कुछ विस्तार के अंदर नो रेवेन्यू मूवमेंट चलाया और कहा कि भाई हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ दीजिए साहब। अरे पीसेंट ने तो पार्टिसिपेट किया। भारत का जो आम नागरिक था, जो विलेजर्स थे, जो गांवों के अंदर रहते थे, इनके ऊपर भी सरकार ने दमनकारी कानून पास किए थे। जैसे एक कानून पास किया था जिसका नाम था चौकीदारी एक्ट साहब। ये चौकीदारी एक्ट का पर्सपेक्टिव आपको दिखेगा, जहां भारत के अंदर कुछ विशेष गांवों के अंदर चौकीदार कम्युनिटी के जो लोग थे, उनके लिए टैक्स कलेक्ट करने की बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। चौकीदार का मतलब हम लोग जिसे आज की तारीख में वॉचमैन कहते हैं, ये वॉचमैन को अपॉइंट करने का कामकाज विलेजेस के अंदर ब्रिटिश सरकार ने किया था। और ये जितने भी वॉचमैन थे, ये वॉचमैन बेसिकली सरकार का आंख, नाक, पैर सब कुछ बन गए थे, मुंह भी बन गए थे। ये वॉचमैन लोग जो भी गांव के अंदर अपॉइंट करते थे, वहां की जो भी अंदरूनी बातें हैं वो सरकार को जाके बताते थे। सरकार ने ये चौकीदारों की जो अपॉइंटमेंट की थी उसके ऊपर टैक्स लिया करती थी। द गवर्नमेंट यूज्ड टू टेक द टैक्स ऑन द चौकीदार्स अपॉइंटमेंट। हमारे विलेजर्स ने इनफैक्ट देखा कि यार हमारे जो मजदूर भाई है, हमारे जो किसान भाई है, हमारे बड़े बड़े लीडर्स इनफैक्ट यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? हम इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे कि सरकार ने ये जो चौकीदारों के ऊपर टैक्स लागू किया है, इसका विरोध करते हैं और डिसाइड करते हैं कि चौकीदार का टैक्स नहीं देंगे, हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चौकीदार लोग हैं, जो आप हमारे लिए अपॉइंट करते हो, पर वो आपके पिट्ठू बन के बैठ गए। ये हमारी खुफिया जानकारी, हमारे आंदोलन की बातें, हमारे राष्ट्रवादी विचार आपको पहुंचाते हैं, और उसके लिए आप हमसे टैक्स लेते हो। हाउ श्रूड द ब्रिटिश वर। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं कर रही है। हमारे ही गांव के कोई इंसान को आपने चौकीदार बनाया, और चौकीदार बनाने के बाद आप इस तरह से शोषण करवा रहे हो। तो होता यह है, और कहानी यह चलती है कि भारत के जो विलेजर्स थे, भारत के जो मजदूर थे, भारत के अंदर अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग, जहां जहां उनको लगेगा कि ब्रिटिश सरकार दमनकारी हो गई है, जहां जहां उनको लगेगा कि ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग प्रकार के कानून व्यवस्था के तहत लोगों का शोषण किया है, वहां वहां लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट किए। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे अप द रेवेन्यू, किसानों ने मना किया। एंड द चौकीदारी टैक्सेस, मैंने आपको बताया चौकीदारी टैक्सेस क्या होते हैं। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, गांव के अंदर जो सरकारी अधिकारी थे सबने रिजाइन कर दिया। मेनी प्लेसेस द फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉस,
एंड दे वेंट इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड एंड द ग्रेजिंग ऑफ कैटल। साहब आप देखिए, अंग्रेजों ने जो जो चीज मना की थी वो सब कुछ यहाँ पे होगी, और इसी के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन से काफी वाइड हो जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब एकमात्र ऐसा मूवमेंट नहीं था जहां हम खाली चीजों को बॉयकॉट कर रहे हैं, अब कह भी रहे हैं कि ये कानून तोड़ेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि ये लक्ष्मण रेखा, इसे मत क्रॉस करिएगा। अब हमारे लोग कहेंगे कि तुम कहाँ लक्ष्मण रेखा तोड़ रहे हो, तुम तो रावण जैसे हो साहब, हम तुम्हारी एक से एक रेखा तोड़ देंगे साहब। तो ये जो बात आप देखोगे, ये बात आपको यहाँ पे दिखेगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि जब भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ये कानून का इम्पैक्ट पड़ता है या ये आंदोलन का इम्पैक्ट पड़ता है, इसी के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा गवर्नमेंट रिप्रेशन भी होगा साहब। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भारत के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हो, ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भारत के लोग इस तरह से रास्ते के ऊपर आए। इनफैक्ट हमको पता चलता है कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये नॉन कॉपरेशन का भारत के अलग अलग विस्तारों के ऊपर असर पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट पहले तो नमक सत्याग्रह के रूप में ही हमको मिलता है। इनिशियली द नॉन कॉपरेशन और द सिविल डिसोबीडियंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह ओनली, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत के सेंट्रल इंडिया के अंदर जंगल के कानून तोड़े जाने साहब, भारत के ईस्टर्न इंडिया के अंदर जंगल के कानून तोड़े जाने साहब। इनफैक्ट भारत का जो उत्तर पश्चिमी विस्तार था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर उस टाइम पे एक लीडर उभर के आए जिनका नाम था बादशाह खान। आपने नाम सुना होगा, या इन्हीं को ही खान अब्दुल गफार खान के रूप में पहचानते थे, खान अब्दुल गफार खान के रूप में पहचानते थे। ये जो बादशाह खान या खान अब्दुल गफार खान के रूप में जिसे हम पहचानते हैं, ये लीडर बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे आज के उत्तर पश्चिम भारत के अंदर, या इसी को ही आजकल पाकिस्तान के अंदर केपीके के रूप में पहचानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के रूप में पहचानते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अंग्रेजों ने कहा था इसको। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहाँ के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। इन्होंने बेसिकली एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया था, और ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत पार्टिसिपेंट थे। इनके भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग लाल कलर के शर्ट पहन के, आप देखोगे, सरकार के सामने आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हमको इसका विरोध करना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखोगे तो हमको पता चलता है कि इनके द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। खुदाई खिदमतगार के रूप में हम लोग इनको पहचानते हैं। तो ये जो खुदाई खिदमतगार से, ये लोग ने पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत को पूरा फाउंडेशन से हिला दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ा, ये इम्पैक्ट भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर निकलेगा। ये जो बादशाह खान, जिसे हम लोग खान अब्दुल गफार खान के रूप में पहचानते हैं, ये इतने प्रोमिनेंट लीडर थे और इनके द्वारा इतना बड़ी मात्रा के अंदर आंदोलन किया गया कि बात मत करिए। और इसी के कारण हमको पता चलता है कि जब उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में आंदोलन किया, गांधीवादी मार्ग के ऊपर आंदोलन किया, लोगों को समझाया कि हमको गांधी के बताए रास्ते के ऊपर चलना है, पर सरकार ने जब उनको अरेस्ट किया तो लोगों का धैर्यता टूट गई, लोगों की पेशेंस टूट गई, लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है। लोगों को इतना गुस्सा आ गया कि सबका सब पब्लिक रास्ते के ऊपर आ गया, और सब जगह के ऊपर अगर आप देखोगे तो पेशावर से लेके बाकी सारे रीजन्स में हंगामा हुआ। और जब हंगामा होता है तो आपको भी पता है कि पुलिस की फायरिंग होती है, और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमको पता चला कि हिंसा भी हुई। ये हिंसा का प्रकार भारत के अलग अलग रीजन्स में हमको पता चलता है। इस समय के दौरान ही सोलापुर नाम की जगह महाराष्ट्र के अंदर थी, वहां पे भी इनफैक्ट एक हिंसा की घटना हो जाती है, जहां हमको पता चलता है कि सोलापुर के अंदर जो रीजन है वहां इतना बड़ा विद्रोह हो गया था, जहां ब्रिटिश रूल के जो भी सिंबल्स है उन सबको एक साथ साइमल्टेनियसली अटैक किया गया। वो चाहे नगर पालिका हो, वो चाहे कोर्ट कचहरी हो, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, और उन सबको उठा के फेंक दिया गया। और सोलापुर के अंदर पहली बार हमको पता चलता है कि भारत के लोगों ने एक पैरेलल गवर्नमेंट चला दी थी थोड़े समय के लिए। फॉर अ ब्रीफ पीरियड वी कम टू नो दैट द सोलापुर had gained independence from the British authority.
और इस तरह से हमको पता चलता है कि सरकार इतनी बैकफुट के ऊपर आई, इतने बैकफुट के ऊपर आई, तो उसके बाद एक एक करके सबको दबाने की शुरुआत की। और 1930 में जो आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू हुआ था, ये 6 अप्रैल 1930 से लेके आप पकड़ने की कोशिश करिए, दिसंबर 1930 तक आते आते बहुत बुरी तरह से रिप्रेस किया गया। पर गांधी और कांग्रेस के लीडर टस के मस नहीं होते। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, बच्चों से लेके औरतों से लेके सबको मारा गया। सब ने कहा कि हम तैयार हैं, हम लाठी खा लेंगे, पर हम आंदोलन तो जरूर करेंगे। सरकार इतनी बैकफुट के ऊपर आ गई। उस समय के दौरान भारत के अंदर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा की जाती है और कहा जाता है कि सबको लंदन आना पड़ेगा। और भारत की सरकार, बेसिकली जो ब्रिटिश सरकार है, वो भारत के लोगों के लिए भविष्य में कुछ संवैधानिक रूप से सुधार करने की आशा रखती है। सबको लंदन इनवाइट किया जाता है कांग्रेस के। हम इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तक पूर्ण स्वराज ना मिले तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। परिणाम इसका ये हुआ कि जब दिसंबर 1930 तक आते आते कांग्रेस ने जो विशेष बहिष्कार किया था, ये बहिष्कार इतना सरकार को भारी पड़ गया, इतना सरकार को भारी पड़ गया, तो सरकार कहती है कि चलो मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद जेल से बाहर निकल जाओ और हम लोग के साथ बात करने के लिए आइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसी के कारण जनवरी 1931 तक आते आते, जनवरी 1931 तक आते आते हमको पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार भारत के जो भी आंदोलनकारी नेता थे उन सबको जेल से रिहा करती है। उनको कहते हैं कि अब आप फ्री हो गए हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात करिए। यही बातों बातों के अंदर मार्च 1931 के अंदर ब्रिटिश सरकार और भारत के जो नेताओं थे उनके बीच में एक करार हुआ। ये करार दिल्ली के अंदर होता है और यही करार को हम लोग गांधी इरविन करार के रूप में भी पहचानते हैं, क्योंकि गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नर जो उस टाइम पे थे वाइसरॉय इरविन, उनके बीच में ये करार हुआ था। और मार्च 1931 में जब दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट होती है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने का ऑफिशियल आदेश आता है और उसके बाद सीडीएम रुकेगा और सीडीएम को लेटर ऑन टाइम में फिर कंटिन्यू कराया जाएगा। जब दिल्ली पैक्ट के जो प्रिंसिपल्स थे जिसके बेसिस के ऊपर कांग्रेस अब आगे बात करेगी, कांग्रेस अब आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाने की एग्री करती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। 1931 के मार्च के बाद क्या होगा, 1931 में दिल्ली करार का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको हम लोग आज के क्लास के अंदर नहीं करते हैं। आज का क्लास यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। दिल्ली पैक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, दिल्ली पैक्ट के द्वारा किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप किया गया, उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है माय फ्रेंड। याद रखेगा कि आपको सीडीएम वर्सेस एनसीएम के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर से किस तरह से आंसर लिखना है। और आंसर हम लोग यहाँ से ही लिखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेके 31 के बीच में ये स्टॉप करेंगे। अभी मैंने आपको बताया अगेन 1934 तक चलेगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में ही चलता है। साथों साथ मैंने आपको बताया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो गोल है वो पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के गोल के साथ चलता है। 11 पॉइंट डिमांड भी इसके अंदर रेस की गई थी। वेरस हमको पता चलता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर 3 इश्यू इंक्लूड किए गए थे, स्वराज, पंजाब में जलियांवाला बाग का न्याय और खिलाफत जो टर्की का इशू था उसके ऊपर वो आंदोलन होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तीसरा फंडामेंटल वे है जहां गांधी कहते हैं कि बॉयकॉट तो हम करेंगे पर कानून भी तोड़ेंगे। कानून नमक का होगा, कानून जंगल का होगा, कानून शैक्षणिक व्यवस्था का होगा, कानून किसी का भी होगा, हम लोग तोड़ेंगे। साथों साथ आपको टैक्स भी नहीं देंगे, आपका बहिष्कार करेंगे। नॉन कोऑपरेशन के अंदर बहिष्कार बहुत सामान्य था, ये बहिष्कार ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता है। इस तरह से 1931 तक आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक नया आयाम लेगा। उसको इन बिटवीन स्टॉप किया जाएगा क्योंकि सरकार चाहती थी कि हमारे साथ बातचीत हो। सरकार ने गांधी जी को जेल से रिहा करते हुए उनके साथ डिस्कशन के लिए बुलाया और इस तरह से भारत के आंदोलन एक नए दिशा की तरफ जाएगा। ये नया दिशा किस तरह से उभर के आई उसको आज के क्लास के अंदर नहीं करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंक्लूड करेंगे और फिर मैं आपको 1930s और 1940s का हिस्ट्री पढ़ाऊंगा।
आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है हिस्ट्री को लेके, आपको लगता है कि तैयारी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये हेजिटेशन होगी कि सर सब्सक्रिप्शन में क्या फ़ायदा मिलेगा। तो पहला फ़ायदा तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व कर पाऊँगा और बहुत ही लाइव क्लास के अंदर सॉल्व कर पाऊँगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपकी तैयारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के अंदर होगी। मॉडर्न हिस्ट्री में करीबन 90 आवर्स के आसपास वहाँ पे कराऊंगा, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम में आएगा, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से काम में आएगा। सब तरह से आप इसके अंदर तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। एक सब्सक्रिप्शन में मेरे जितने भी कोर्सेज है आप देख पाओगे, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स है उतने ही एजुकेटर्स को भी आप उनको एक्सेस कर पाओगे और काफ़ी फायदे कारक होगा आपको लॉन्ग टाइम के लिए। सो आई इंसिस्ट यू कि यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस ऑन दी अनअकैडमी प्लस। इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल एंड क्वाइट यूजफुल फॉर यू इन द लॉन्गर रन। आज का सेशन हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। इफ़ यू गॉट एनी क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी, एंड वहाँ पे मैं आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो भी सेल कर पाऊंगा। साथों साथ डिस्काउंट कोड यूज़ करना ना भूलिएगा, PN Live, एंड यू कैन गेट 10% फीस ऑफ फॉर द सेम कोर्स आप, है ना। हम यहाँ कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।